अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर आपके इस बुक का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 में आप पास पेपर जितने भी निकाल के चेक कर लो, इस चैप्टर में 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, और इस चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखा जाए ना, 3 लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैं भी बता देता हूँ। वो आगे जाके हम पढ़ेंगे भी। बॉम्ब कैलोरीमीटर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एक हेसिस लॉ है। ये 3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो पास पेपर में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाले 2 या 3 लेक्चर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ अमूमन शॉर्ट क्वेश्चंस ही आ रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नेम है थर्मोकेमिस्ट्री। लफ्ज़ पे गौर करोगे आपको पता चल जाएगा। थर्मो मीन होता है हीट, थर्मो मीन का मतलब क्या होता है? हीट। केमिस्ट्री जहां पे भी लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब होता है रिएक्शन। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हीट के मुतालिक हो। किसी केमिकल रिएक्शन में हीट जज़ब हो रही है, किसी केमिकल रिएक्शन में हीट निकल रही है, इस चीज़ की स्टडी करें केमिस्ट्री की ब्रांच, उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो शाख है, केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ, विच डील with the study of, with the study of relationship between heat and chemical reaction, heat and chemical reaction, chemical reaction। केमिस्ट्री की वो शाख जो हीट और कीमियाई रिएक्शन के माबैन तल्लुक़ को वाज़ह करे, इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री का नाम देंगे। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कि थर्मोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे लागू हो रही है। पहली एग्जांपल, आपने कभी यूरिया खाद को लेकर ना पानी में डालो तो पानी ठंडा हो जाता है। अब ये वो प्रोसेस है जिसमें हीट जज़ब हो रही है, जिसमें हीट क्या हो रही है? जैसे बोलिए आप चूना लो, चूने को लेके पानी में डाल दो, हीट निकलती है, पानी गर्म हो जाता है। अब इनमें जो पहले वाला प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, दूसरे वाला एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चंद एक बातें यहाँ पे याद रखिएगा, ये नोट की फॉर्म में लिखवाऊंगा। ये वाली चीज़ें सारी की सारी मैं नोट की फॉर्म में लिखवाऊंगा। ये जो नोट की फॉर्म में चीज़ें लिखवा रहा हो तो याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन शायद ही आए, लेकिन यहाँ से MCQ आपको आ सकता है। तो एक जो चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चे, वो ये है कि अगर किसी भी जगह पे 2 एटम के दरमियान जो बॉन्ड है, आप इसको तोड़ो और इसको अकेले अकेले एटम में तब्दील कर दो। ये वाला प्रोसेस क्या किया? बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। क्या हुई है? बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए। और जब भी कोई नया बॉन्ड बनता है, अगर ये 2 एटम है, ये दोनों के दोनों एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ जी? बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है? हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। जब भी बॉन्ड बनेगा उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और याद रखिएगा बच्चा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, उस वक्त बॉन्ड पहले टूटता है फिर नया बॉन्ड बनता है। ये बात अपने जहन में रखिएगा। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, पहली बात यही लिखेंगे, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी कीमियाई रिएक्शन के दौरान अ बॉन्ड इज ब्रोकन as well as formed, as well as formed। किसी भी कीमियाई रिएक्शन के दौरान बॉन्ड बन भी रहा होता है और बॉन्ड टूट भी रहा होता है। पहली बात यह है। सेकंड नंबर पे जो बात याद रखनी है, जब बॉन्ड टूटेगा उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी चाहिए। ड्यूरिंग
बॉन्ड ब्रेकिंग, जब बॉन्ड टूटेगा एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा, एनर्जी इज रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे एक और लफ्ज है एब्जॉर्ब्ड, ये भी सही है। एनर्जी जज़ब हो रही होती है। सेकंड नंबर पे, जब भी बॉन्ड बनेगा, जब दो एटम जुड़ेंगे और एक नया बॉन्ड बनेगा, तो उस वक्त एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी खारिज हो रही थी। रिलीज का मतलब होता है खारिज होना, खारिज होना। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त जो एनर्जी चाहिए होती है और बॉन्ड बनते वक्त जो एनर्जी निकलती है, ये कभी भी सेम नहीं होती। हाँ, अगर सेम हो जाए तो उस वक्त ना तो एनर्जी निकलेगी उस रिएक्शन में, ना एनर्जी जज़ब होगी। इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसकी वजह से हीट जज़ब होती है या खारिज होती है। सही है। तो नेक्स्ट जो बात आपने याद रखनी है, द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग the energy change during bond formation and bond breaking cause to release or absorbed heat। यही वजह बनता है एनर्जी के निकलने की और जज़ब होने की। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। ये वाली जो बातें मैंने लिखी हैं ये आपको पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बातें सिंपल बात आप जहन में रखेंगे वो ये है कि बॉन्ड जब बनेगा उस वक्त एनर्जी रिलीज़ होगी और जब बॉन्ड टूटेगा उस वक्त एनर्जी जज़ब होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्सेप्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप जो नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, इसमें वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट इज़ द difference between exothermic and एंडोथर्मिक प्रोसेस वर्ड आ सकता है या रिएक्शन आ सकता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन या इसकी जगह पे एक और वर्ड है प्रोसेस, कोई भी लफ्ज़ आ सकता है। दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। पर जब भी फ़र्क की बात आएगी तो हम दरमियान में लाइन लगाएंगे, एक साइड पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक साइड पे एंडोथर्मिक प्रोसेस लिखेंगे। बेसिकली जो चीज़ें हमने यहाँ पे करनी है, डेफिनेशन एन एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, बाकी एक आधी बात हम और भी करेंगे। तो एक साइड पे आप लिख लो जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक साइड पे आप लिख लेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सो का मतलब होता है बाहर की तरफ, बाहर, और एंडो का मतलब होता है अंदर या इनसाइड। आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी है उसमें दो अल्फाज होते हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। ये शायद इस तरह का लफ्ज़ पढ़ा हो, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर। सही है। एक्सो बाहर, एंडो अंदर। थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। यहाँ पे भी थर्मिक का लफ्ज़ मतलब क्या है? हीट, हरारत। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकले, बाहर निकले, उसको एक्सोथर्मिक कहेंगे। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अंदर आए यानी कि जज़ब हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे, दोज रिएक्शंस in which
हीट इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व का मतलब है खारिज हो, खारिज हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, दोज रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट जज़ब हो, इसको हम नाम दे रहे होते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस या एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को याद रखिएगा, हम नेगेटिव साइन से ज़ाहिर करते हैं, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट निकलेगी, इसको ज़ाहिर करने के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। और एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम जो साइन इस्तेमाल करेंगे वो पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव साइन होगा। नेगेटिव sign is used to represent the exothermic process या exothermic reaction। और यहां पे क्या आ जाएगा? सिर्फ एक वर्ड पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साइन। Positive sign is used to represent endothermic reactions। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, सॉरी एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव साइन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक छोटी सी डायग्राम हम बना लेंगे यहाँ पे, ये बेशक नहीं भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा। बच्चे ये हमारे पास कोई भी आपने सोल्यूशन लिया है, मैं सपोज करता हूँ पानी लेके ना इसमें चूना डाल देता हूँ, चूना डालूंगा, ये पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद इसमें से हीट बाहर की तरफ निकलेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। चाय को हवा में रखो, ये एक्सोथर्मिक है प्रोसेस, हीट बाहर की तरफ निकलती है। अब बर्फ को लेके हवा के अंदर रखो, वो हीट बाहर से जज़ब करती है, वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या होगा? अगर आप कोई भी शय लेके रखते हैं, मैं कहता हूँ ये पानी लिया, इसमें मैंने यूरिया खाद डाल दी है, ये पानी सारे के साथ ठंडा हो जाएगा, हीट बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। हीट कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगी? बाहर से अंदर की तरफ। तो ये हमारे पास प्रोसेस कहलाएगा एंडोथर्मिक। ये वाला एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर की तरफ निकले, और वो वाला एंडोथर्मिक जिसमें हीट अंदर की तरफ आए। अच्छा, कुछ बातें मेरी सुनिएगा। मेरे पास ना कुछ रिएक्टेंट है, आपको मतलब पता है कि रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं? रिएक्टेंट मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट। अब कब हीट निकलेगी और कब हीट जज़ब होगी, ये चीज़ चेक कीजिएगा। एक केमिकल इक्वेशन में, इक्वेशन का लफ्जी मतलब ही ये होता है कि इसमें लेफ्ट साइड में जो चीज़ है और राइट साइड पे जो चीज़ है वो बराबर है। वो क्या है हमारे पास? बराबर है। मैं कहता हूँ रिएक्टेंट वाली साइड पर टोटल एनर्जी थी, मैं सपोज कर रहा हूँ 100 जूल है। कितनी है? 100 जूल। अब जो प्रोडक्ट बना उसकी एनर्जी है, मैं सपोज करता हूँ 50 जूल। उसकी एनर्जी क्या है? 50 जूल। एनर्जी कहाँ पे जाएगी? खारिज होगी। यहाँ 50 जूल एनर्जी हीट खारिज होगी। मतलब क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो हीट कंटेंट है वो ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का हीट कंटेंट कम होता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो निकल जाती है। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो फिर ही लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे चीज़ें बराबर होंगी। सही है? तो यही बात यहाँ पे लिखेंगे, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस या इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट content of reactant is more than the heat content of heat content of product। रिएक्टेंट का जो हीट कंटेंट है ये प्रोडक्ट के हीट कंटेंट से क्या होगा? ज़्यादा होगा।
एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और वहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें पता क्या होता है, रिएक्टेंट है और इससे मिलके प्रोडक्ट बनना है। रिएक्टेंट की हीट कंटेंट 50 है, प्रोडक्ट का 100 है, मैं सपोज करता हूँ। तो यहाँ पे 50 जूल एनर्जी मुझे देनी ही पड़ेगी 100 जूल तक जाने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट का हीट कंटेंट कम है और प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी ही पड़ेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए। सही है, तो हम यही बात यहाँ पे लिखेंगे। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट का ज़्यादा है। और लास्ट वाली जो चीज़ है हमारे पास बच्चे, वो एग्जाम्पल आएगी। वो क्या होगा हमारे पास, एग्जाम्पल होगी। एग्जाम्पल देखी जाए बच्चे, ये वाली एग्जाम्पल मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में रिपीट करनी है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपसे मिलते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस रिएक्शन में जो हीट चेंज है वो है -393.7 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन यूज़ किया मैंने। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये रिएक्शन जो है, ये प्रोसेस जो है, ये एक्सोथर्मिक है। अगर मैं हाइड्रोजन को लेके इसको कन्वर्ट करता हूँ एटम में, मतलब 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों कन्वर्ट कर रहा हूँ अकेले अकेले एटम में, इनका बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी चाहिए ये है 218 किलो जूल पर मोल। और ये वाली जो चीज़ है ये पॉजिटिव है। बच्चा अगर कोई बच्चा सारी की सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, इस टॉपिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो इसकी डेफिनेशन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन है एंड एग्जाम्पल है। बस ये वाली चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी याद रख लीजिएगा, किस में हीट कंटेंट ज़्यादा होता है, किस में हीट कंटेंट कम होता है। तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।